जैसा आप सभी को पता ही है कि CUET के रजिस्ट्रेशन खुल चुके हैं और 24 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन है और मार्च में तो पेपर ही है। तो अगर हम CUET के पेपर की तैयारी के लिए उसके PYQ उठा लें तो PYQ से काफ़ी कुछ मतलब क्लियर हो जाएगा। अभी जब आप देखेंगे ना तो हो सकता हो PYQ रिपीटेड भी हो, PYQ से कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड भी आए हैं, जस्ट का तज एज इट इज़ क्वेश्चन उठा के धर दिया है। अभी उसको देखा जाएगा। तो अभी अगर हम PYQ शुरू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा अपने आप, क्योंकि हम लोगों ने अब तक काफ़ी कुछ पढ़ ही लिया होगा। तो सीधे हम PYQ शुरू करते हैं। अब PYQ देखिए आपके सामने 2021 वाला है। अब एक बात समझने की ये है कि पहले जो पेपर होता था ना, यानी 2021 से 2023 तक का जो मामला था, जो पेपर होता था, उसमें 25 क्वेश्चन आते थे जनरल वाले और 75 क्वेश्चन आता था हिंदी। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब सीन ये है दोस्त कि अब ये केवल 75 क्वेश्चन हिंदी आएगा। अब ये 25 क्वेश्चन जनरल वाला ख़त्म कर दिया गया है। तो अब हम सीधे चलते हैं हिंदी वाले पार्ट पे। जनरल वाले पार्ट से हमें कोई मतलब ही नहीं है। गुड। तो सीधे चलते हैं हिंदी वाले पार्ट पे और मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा, आपको भी मेरे साथ पेपर सॉल्व करना है। देखते हैं, चलिए। सबसे पहले हम आ गए हिंदी वाले पार्ट पे। ये तो यार जनरल वाला ही है, हाँ हिंदी वाले पे चलते हैं। ये आ गया पार्ट 2 हिंदी। पार्ट 2 हिंदी में देखिए 75 क्वेश्चन है, 300 नंबर का पूरा सेक्शन है और हमें ये करना है। हमें उससे मतलब ही नहीं, इससे इस चीज़ को तो काट दो, इस चीज़ से हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं है। ठीक है, हमें फ़र्क पड़ता है सीधे अपने क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चन ही बेहतर होंगे। शुरू करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? ऑप्शंस हो गया अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 344 या अनुच्छेद 342। हलवा क्वेश्चन सिंपल, अनुच्छेद 343। आगे बढ़ते हैं, चलिए। हिंदी को संवैधानिक तौर पर कब स्वीकार किया गया? बहुत आसान ऑप्शन ही देख लीजिए। 14 अगस्त 1949, 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947। स्पष्ट दिख रहा है 14 सितंबर 1949। अगले सवाल पे आइए। शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? अगर हमें मतलब ये उनके लिए दिक्कत आ सकती है जिन्होंने थोड़ा बहुत मतलब या तो रटने की कोशिश की हो या बाकी कुछ प्रयास किया हो, पर अगर स्पष्ट रूप से देखा जाए ना तो ये उतना मुश्किल सवाल आपके सामने आएगा नहीं। अब जैसे सवाल है कि शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है, स्पष्ट रूप से इसका आंसर हम सबको पता है क्या है कि बालमुकुंद गुप्त। मारिए, आगे बढ़िए। चलिए, सरहबा का संबंध किस काव्य धारा से था? कृष्ण काव्य धारा हो ही नहीं सकता यार, सूफी तो है ही नहीं, जैन है ही नहीं, सिद्ध से, ऑब्वियस सी बात है। आगे बढ़ो। तुलसीदास ने किस भाषा में काव्य रचना की? अवधि मारो, आगे बढ़ो। आगे चलिए। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, एक बात यहाँ और ध्यान दीजिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, मगर ये पहले संपादक नहीं थे। कई लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये पहले संपादक थे। नहीं, ये 1903 में संपादक बने थे सरस्वती पत्रिका के, और सरस्वती पत्रिका 1900 से शुरू हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? दिनकर। चलो आगे बढ़ो, इतना टाइम नहीं लेते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय काव्यशास्त्र है? लॉन्जाइनस का आप जानते हैं भारतीय काव्यशास्त्र नहीं, प्लेटो नहीं, भामा है, T.S. एलियट नहीं। T.S. एलियट का निर्व्यक्तिकता सिद्धांत बहुत प्यारा है भाई। आगे चलिए। आत्मजयी किस विधा की रचना है? कविता। चलो आगे बढ़ो। आगे देखिए अगला सवाल। प्रेम की पीर का कवि, प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी। अच्छा, एक इसमें ऐसा ही सवाल हो सकता हो आगे ही आए, है ना, आगे ही हो सकता है वो सवाल आए, तो वही बता दिया जाएगा। अगर आगे नहीं आया तो मैं बाद में बताता हूँ फिर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ? आप सबको पता होगा ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। नागरी पचाड़ी सभा से वो पुस्तक निकल रही थी। झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से प्रेमचंद की कहानी नहीं है? कफन है, ठाकुर का कुआं है, ईदगाह है। उसने कहा था नहीं है। उसने कहा था किसी कहानी है? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? प्रसाद। चलो आगे बढ़ो। ये सब बहुत बहुत सिंपल सवाल है। 2021 का पेपर यार काफ़ी मुझे लगता है कि सिंपल ही रहा है। देखिए ना, किस रचनाकार की कहानियाँ मानसरोवर नाम से प्रकाशित हुई? प्रेमचंद। आगे बढ़िए। यशपाल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या जैनेन्द्र। ये 4 ऑप्शन थे, सिंपल सा ऑप्शन क्या कह गया यार, प्रेमचंद। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 41, हम 41 पे आ गए हैं। रस सिद्धांत का प्रतिपादक आचार्य किसे माना जाता है? भरत मुनि। ये सबको पता होगा। रस सिद्धांत का प्रतिपादक आचार्य किसे माना जाता है? भरत मुनि, दंडी, वामन या भामा। 4 ऑप्शन है, इसमें सही ऑप्शन क्या है? भरत मुनि। आगे बढ़िए।
बिल्लेसुर बकरिया किस लेखक की रचना है? निराला, मेरे एक प्रिय लेखकों में से एक। ऑप्शन देखिए, चारों देखिए, पंत, महादेवी वर्मा, निराला। ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिया जा रहा है तीनों के तीनों छायावाद के कवि, ठीक है, तीनों के तीनों से। और बिल्लेसुर बकरिया तो मतलब प्रेमचंद तो नहीं आएंगे, सोचेगा ही नहीं कोई शायद ही। 43वें पे आते हैं, गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव। ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, मीरा या जयदेव, तो जयदेव सही उत्तर है। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, उक्त किस कवि की रचनाओं के बारे में विख्यात है? बिहारी। सतसैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, तो सतसैया किसकी रचना है? बिहारी सतसई। लक्षण लक्ष्य ग्रंथों की रचना किस काल में हुई? ऑब्वियसली यार, अब आदि काल में तो होगी नहीं, भक्ति काल में भी नहीं है, ये रीति काल में ही हुई है, जहाँ राजा लोग जो है केवल अंगूर खाते थे बैठ के। आधुनिक काल में भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है? बहुत प्यारा सवाल, चिंता सर्ग है। कितनी प्यारी लाइन से शुरू होता है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाँव। हिंदी कवि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? शेख फरीद थे, निज़ामुद्दीन औलिया, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती या वारिस शाह? ऑब्वियसली, चलो बढ़िया, निज़ामुद्दीन औलिया। चलिए अगला सवाल, अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? इसमें अब लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, सूरदास, कुंभनदास, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ। देखिए इसका राइट आंसर है विट्ठलनाथ। सूरदास और कुंभदास तो मतलब उसके हिस्से थे। वल्लभाचार्य के पुत्र हैं जी, ये पुत्र हैं विट्ठलनाथ। इनके 4 शिष्य थे अष्टछाप में और इनके 4 शिष्य थे। इन चारों को मिला के बना 8 और इसी 8 कवियों के समूह को कहा जाता है क्या? अष्टछाप। आगे बढ़ो। ये चलो कहाँ गया भाई, आगे आइए। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण किसने दिया था? हो सकता हो बहुत लोगों को ना पता हो। रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, निराला या मुल्कराज आनंद? ये ऑप्शन है प्रेमचंद। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये राइट आंसर इसका प्रेमचंद है। कितने पाकिस्तान के रचयिता? सिंपल है, कमलेश्वर। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की नहीं है? अब देखो एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये नहीं। इस नहीं शब्द पे बहुत ध्यान देना है, ऐसे सवालों में फंस जाते हैं इंसान भाई साहब, तो यहाँ आँख खोल के देखना है। हालांकि ऑप्शन बहुत सिंपल है। अंधेरे में मुक्तिबोध की है, भूलती गली मुक्तिबोध की है, चाँद का मुँह टेढ़ा है मुक्तिबोध की है, असाध्य वीणा मुक्तिबोध की नहीं है, अज्ञेय की है। ठीक है। त्रिलोचन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवादी काव्यधारा, प्रयोगवादी काव्यधारा, छायावादी काव्यधारा या राष्ट्रवादी काव्यधारा? तो ये मतलब त्रिलोचन बहुत फेमस कवि हुए हैं, तो हो सकता है बहुत लोगों को इसके बारे में पता हो। प्रगतिवादी काव्यधारा इसका सही उत्तर है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 53, कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? ये नाटक है। कोर्ट मार्शल जो है ये एक नाटक है एक प्रकार का। आगे बढ़िए, विधा पूछा है इसमें ना, देखिए विधा किस विधा की रचना है, तो ये नाटक है। अरे आयावर रहेगा याद, रचना की विधा कौन सी है? सिलेबस में देखिए लिखा है ना, सिलेबस में हमारे पास आता है रचनाएं और रचनाकार, तो उन रचनाओं की विधा पूछी जा रही है। देखिए विधा है ना, और एक और ऑप्शन है गद्य एवं अन्य विधाएं जो आता है ना, तो वहाँ से भी ये सवाल हो सकता हो। अब वैसे ये क्या है, अरे आयावर रहेगा याद, ये यात्रा वृत्तांत है। आगे बढ़ते हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत प्यारा है ये। आगे बढ़ते हैं, अमृतसर आ गया, अमृतसर आ गया के लेखक कौन है? अमृतसर आ गया के लेखक आमतौर पर मतलब ये पता ही होगा सबको, भीष्म साहनी। चलिए आगे बढ़िए, आषाढ़ का एक दिन, बहुत प्यारा नाटक और बहुत बहुत मतलब क्या बोलूँ यार मैं, बस बहुत बहुत प्यारा नाटक है ये पढ़ना चाहिए आपको एक बार। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? परति परिकृथा उनकी बहुत फेमस रचना है। मैला आंचल बहुत फेमस है, एक बार पढ़ना चाहिए। तीसरी कसम, तो इस पर तो पिक्चर भी बनी है तीसरी कसम, वो भी देखनी चाहिए। उसमें वो हैं यार राज कपूर हैं, बहुत बढ़िया हीरो हैं, है ना। अशोक के फूल हालांकि उनकी नहीं है, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना नहीं है अशोक के फूल। यहाँ भी देखिए वो सवाल आया नहीं वाला, इस पर नहीं पे आँख फाड़ के देख लीजिएगा 2 बार। आगे, गीतांजलि के रचयिता कौन है? ये बहुत फेमस है यार, ये सबको पता है, रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार सूफी काव्यधारा से संबंधित नहीं है? फिर देखिए यहाँ जो है ना, मैंने कहा ना आँख फाड़ लीजिए, नहीं है सीधे सूफी काव्यधारा से। कुतुबुन है, मंजन है, उस्मान है, दादू नहीं है, तो दादू इसके राइट आंसर हो गए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है?
विनय पत्रिका है, कवितावली है, रामचरितमानस तो बहुत फेमस हो गई है, राम मंदिर भी बन गया है, भक्तमाल इसके राइट आंसर है। भक्तमाल किसकी है वैसे? भक्तमाल नाभादास की है, ठीक है। भक्तमाल रचना जो है ये नाभादास की है। आगे बढ़ते हैं। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह, इनका राइट आंसर पूर्ण सिंह हो जाएगा। आगे, जूठन आत्मकथा बहुत फेमस है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन आत्मकथा के लेखक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका, बहुत प्यारा उपन्यास है, मन्नू भंडारी का है, ठीक है। स्वांग किस क्षेत्र का लोकनाट्य है? ये जो लोकनाट्य वाला सवाल है ये आमतौर पर मुश्किल होता है, ठीक है। ये होगा हरियाणा। वैसे इसका राइट आंसर क्या है? हरियाणा। स्वांग जो है वो किस क्षेत्र का लोकनाट्य है? तो इसका आंसर है हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो लोक साहित्य की पुस्तक द लीजेंड ऑफ पंजाब 3 भागों में का संकलन किसने किया था? इसका राइट आंसर है आरसी टेम्पल ने किया था। ये अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं ना जो थोड़ा मतलब या तो आपको इतना घुस के पढ़ लिया आपने कि आपको बैठ गया दिमाग में, या थोड़ा बहुत देख लिया तो वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। आगे देखिए, रचनाकार ने शिव शंभू के चिट्ठे में किस अंग्रेज अधिकारी पर व्यंग किए हैं? लॉर्ड कर्जन, पढ़ा होगा तो पता ही है, बहुत सिंपल सवाल है। आगे, आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरि नाम किसकी काव्य पंक्ति है? ये किसकी काव्य पंक्ति है? कुंभन दास की। भक्ति काल जब आप पढ़ेंगे ना, भक्ति काल में वहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको जो है लिखते हैं पूरा, तो इसका आंसर हो गया कुंभन दास। आगे चलते हैं। आगे हम आएंगे तो पता चलेगा निम्नलिखित में से कौन व्यंग्यकार के रूप में ख्यात है? यार इस पे तो ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है, परसाई जी को मारो, आगे बढ़ो। कुरुक्षेत्र रचना के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर? ऑब्वियसली दिनकर। वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर। चलिए आगे। रामायणी किसकी रचना है? रामायणी किसकी रचना है? साखी, सबद, रामायणी। साखी, सबद, रामायणी, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? कबीर की हैं। चलिए आगे बढ़िए। तुलसीदास की नहीं है, तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानक तीनों की नहीं है। चलिए अगला, पथ के साथी किस रचनाकार द्वारा रचित रेखा चित्र है? पथ के साथी किस रचना द्वारा रचित रेखा चित्र है? तो ये महादेवी वर्मा इसकी सही उत्तर है, ठीक है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित ये रेखा चित्र है पथ के साथी। आगे, अंधा युग काव्य नाटक किस पर आधारित है? यार ये बहुत बहुत प्यारा है, ये बहुत प्यारा है। इसका राइट आंसर है महाभारत। ये बहुत प्यारा है, इसे एक बार पढ़ना चाहिए, मतलब गजब है। निम्नलिखित में से अरस्तु का कौन सा सिद्धांत है? ठीक है, अस्तित्ववाद नहीं, उदात्त नहीं, विरेचन। विरेचन अरस्तु का सिद्धांत है, रोमांस भी नहीं। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी का पहला अखबार, ये तो बचपन में ही सबने पढ़ लिया होगा, उद्दंडमार्दन। आगे बढ़िए। भक्तमाल के रचयिता कौन है? ये देखिए, भक्तमाल का मैंने शायद कहीं ऊपर बताया था, ऊपर कहीं किसी क्वेश्चन में भक्तमाल का जिक्र आया है। तो बताइए भाई कौन है इसकी रचना, इसके रचयिता कौन है? ये तो मतलब सिंपल है यार, बताया ही मैंने अभी, नाभादास। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर के संदर्भ में प्रयुक्त साखी शब्द से क्या अभिप्राय है? देखिए मैंने कभी कहा ना, साखी, सबद, रामायणी, ये तीनों कबीर की रचनाएं हैं। इसमें जो साखी है वो साखी शब्द से क्या अभिप्राय है? तो कबीर का बहुत प्यारा दोहा आपने सुना ही होगा, तू कहता है कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी, यानी साक्षी। वो स्पष्ट रूप से जो देखते हैं वो प्रस्तुत करते हैं। सिद्धों की संख्या कितनी प्रसिद्ध है? 64, 12, 84 और 9। तो अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा आदिकाल तो ये और ये तो ऐसे ही कट जाएगा। कंफ्यूज अगर आप होंगे तो आप इन्हीं दोनों में से होंगे, और कंफ्यूज ही क्या होंगे यार, ऑप्शन सही है 84। आगे बढ़ो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? रामचरितमानस नहीं, पद्मावत नहीं, कामायनी तो आधुनिक काल में लिखा गया, पृथ्वीराज रासो इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो। सवाल नंबर 80। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, किसकी उक्ति है? सूरदास की? ना। गोरखनाथ की? ना। अरे गोरख अपने बारे में काहे कहेंगे यार? कबीरदास की? ना। कबीरदास तो आमतौर पर थोड़ा बहुत उन्हीं के पंथ से माने जाते हैं। तुलसीदास इसके सही उत्तर है। आगे बढ़िए। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, स्पष्ट रूप से कबीरदास हैं। चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल हम आते हैं तो पता चलता है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? वहाँ देखिए, वहाँ अष्टछाप पूछा था। वहाँ अष्टछाप जब पूछा तो अष्टछाप में कौन है? वो विट्ठलनाथ हैं। यहाँ वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ के पापा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रसखान का संबंध काव्य की किस धारा से है? रसखान का संबंध काव्य की किस धारा से? बहुत प्यारा, कृष्ण काव्य धारा। रसखान ने बहुत प्यारा लिखा है यार। आगे, चंडी चरित्र के रचनाकार कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी।
मैं मतलब इस पे स्पष्ट रूप से इतना तेज तेज इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल सवाल है यार ये। सुख दुख में कौन सा समास है? सुख दुख में जहाँ भी देखिए बिंदु ऐसे आ जाए ना बीच में, हाइफन वाला मामला, ये वाला मामला जहाँ आ जाए सीधे उसमें मान जाओ, मतलब मेनली ये इसमें सीधे स्पष्ट रूप से द्वंद्व समास दिख रहा है। और द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास का मतलब क्या हुआ? द्वंद्व समास का मतलब होता है जहाँ दोनों पद, एक पद और दोनों पद, ये दोनों पद प्रधान होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। जैसे क्या? जैसे हो गया माता पिता, है ना, माता पिता हो गया, है ना, ये भाई बहन हो गया, ये सब देखिए दोनों पद प्रधान है, इसलिए यहाँ होगा द्वंद्व समास। आगे बढ़िए। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। और सबसे शानदार निबंध किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। तो उसके सही उत्तर रामचंद्र शुक्ल है, वैसे इन्होंने ही कहा था। आगे बढ़िए। वाक्यम रसातम काव्यम किसका कथन है? विश्वनाथ का। मतलब ये अगर हम थोड़ा सा भी पढ़ते हैं भारतीय काव्यशास्त्र तो उसमें ये बहुत प्रसिद्ध कथन है। ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? कक्षा 10 में रस पढ़ाया गया था यार सीबीएसई में। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? हाँ मतलब ये तो पता ही होगा, श्रृंगार तो बहुत आसान है। तो कौन सा शब्द शुद्ध है? श्रृंगार शुद्ध है। मतलब लिखा कैसे है वो देख लो यार, ये श्रा जो है एक ही आएगा, आमतौर पर लोग दो लगा देते हैं, दो नहीं आएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम एक भारतीय आत्मा है? तो ये तो रट ही लो, माखनलाल चतुर्वेदी। इस पे तो कोई और कुछ नहीं कर सकते। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक नहीं है? अंधेर नगरी बहुत प्यारा नाटक है। ध्रुव स्वामी प्रसाद का बहुत प्यारा नाटक है। आगे देखिए, अगला जब देखेंगे आप, कितने पाकिस्तान या कबीरा खड़ा बाजार में, इन दोनों में तो आपके कंफ्यूज होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, इनमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कौन सी रचना नाटक नहीं है? राइट आंसर है कितने पाकिस्तान। ये ज़्यादा हौच पौच हो गया, ऐसे कर देते हैं। कौन सी रचना नाटक नहीं है? कितने पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध रीति मुक्त काव्यधारा से नहीं है? फिर देखो, जहाँ नहीं आया ना, आँख फाड़ लो, एकदम बड़ी बड़ी आँख कर लो। रीति मुक्त काव्यधारा, दो बातें, रीति मुक्त काव्यधारा से नहीं है। बोधा, घनानंद, आलम, ये लोग हैं रीति मुक्त वाले। ये भाई साहब नहीं हैं, ये ऑड नॉन आउट हैं, ये बाहर जाओ। केशवदास, हालांकि ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। केशवदास किससे हैं भाई? केशवदास रेतिबद्ध हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी कविता धूमिल की नहीं है? मोचीराम, रोटी और संसद, हरिजन गाथा, अकाल दर्शन। हरिजन गाथा इसकी राइट आंसर है। शायद इसके रचनाकार नागार्जुन है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक बार चेक करके बताइए। ठीक है, आगे देखिए। कितनी नावों में कितनी बार किस कवि की रचना है? अज्ञे, बहुत प्रसिद्ध रचना। ये कलर कैसे बदल गया भाई? ये अशोक के फूल किस लेखक के निबंध संग्रह का नाम है? ये वही हैं बाणभट्ट की आत्मकथा लिखने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे बढ़िए। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ये तो आमतौर पर सबको पता ही होगा, विद्यापति। आगे बढ़िए। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल। ये मनोवैज्ञानिक कहानी, मतलब ये आमतौर पर सामाजिक कहानियाँ बहुत मतलब अच्छे से लिखते थे यशपाल, पर्दा कहानी के लेखक। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक यात्रा के लिए प्रसिद्ध है? यात्रा के लिए प्रसिद्ध है राहुल सांकृत्यायन। यात्रा का जैसे नाम आए आप राहुल सांकृत्यायन का नाम बैकग्राउंड से ले आइए। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? ये तो सबने पढ़ा होगा भाई, लाला श्रीनिवास दास। आगे बढ़ो। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। वाह, समा क्वेश्चन कितना प्यारा है। सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं एको शूल। कौन है भाई? भारतेंदु हरीशचंद्र। ये मेरे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है। खैर, भारतेंदु हरीशचंद्र। तो ये हो गया पूरा पेपर सॉल्व। कितना टाइम लगा पता नहीं, कितना टाइम लगा देख लो, कितना टाइम लगा। बस इतने हलवा हलवा क्वेश्चन आए हैं 2021 में। और 2021 में अब जब ये देखेंगे ना, ये 75 सवाल थे 2021 वाले, ये 2021 के 75 सवाल हैं। अब अगले वीडियो में मिलते हैं 2022 के पेपर के साथ। हम क्या करेंगे, हम पहले जैसे अब देखो, अभी हमने 2021 का पेपर सॉल्व कर लिया, इसके बाद हम 2022 का पेपर सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम 2023 का पेपर सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद 2024 का तो देना ही है। और मेरे मौसा मामा तो है नहीं कि मुझे बता देंगे पेपर क्या है क्या नहीं है ना। तो कुछ तिगड़म लगाना पड़ेगा। तो तिगड़म क्या लगाया जाएगा? तिगड़म हम ये लगाएंगे दोस्त कि हम जो मतलब समझिए 2021 के पहले जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, चाहे वो DU हो, चाहे वो BHU हो, चाहे वो JNU का हो, है ना,
ये जो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है ना, इन यूनिवर्सिटीज़ में या चाहे जामिया ही हो, इन यूनिवर्सिटीज़ का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था उनके पेपर्स ले आएंगे और उनके पेपर में अपने सिलेबस से जो मैच करता है, ठीक है ना, मतलब जो सिलेबस अपना है, सिलेबस मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इतना मतलब मैं आप पे उम्मीद करता हूँ कि आपने देख ही लिया होगा, मतलब इतना तो आप नहीं मरे होंगे, इतनी तो आशा कर सकता हूँ। तो जो सिलेबस से मैच करेंगे क्वेश्चंस, सिर्फ उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में 2022 के पेपर के साथ। नमस्कार।